रघुनाथ मोहनपुर गांव में अपनी पत्नी सावित्री और मां के साथ रहता था। वो एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक जमीन थी जिस पर हर साल वो सब्जियों की फसल उगाता था। आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन और कई तरह की सब्जियां उगाकर रघुनाथ अच्छे पैसे कमा लेता था। उसी गांव में साहूकार भगवान दास भी रहता था। वो बहुत ही घमंडी था। गरीब लोगों को तो मानो अपने पैर की जूती समझना उसका व्यवहार था। रघुनाथ की जमीन पर जब भी अच्छी फसल उगती तो साहूकार के कुछ भेदी उसे पहले ही खबर दे देते। मालिक, आपको पता है इस बार रघुनाथ ने प्याज की कितनी बढ़िया फसल उगाई है। अरे वो तो हमेशा ही बढ़िया सब्जी खेत में उगाकर बहुत पैसे कमा लेता है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक रास्ता है मालिक, रघुनाथ की ये फसल और जमीन दोनों आपकी हो जाएंगी। वो कैसे मुनीम जी, बताइए जरा। भूल गए, इस जमीन के 10,000 रुपए अभी बाकी रहते हैं। रघुनाथ ने ये 10,000 रुपए अगले 2 महीने में चुकाने हैं। अब वो ठहरा अनपढ़ गवार, ब्याज लगाकर बोल दीजिए। अब वो इतने पैसे कहां से चुका पाएगा, ये उसे सोचना है। इससे पहले कि वो कर्जे के पैसे चुका दे, हथिया लो जमीन मालिक। साहूकार ने रघुनाथ के पिता को कर्जा दिया था। सारा कर्जा रघुनाथ ने चुका दिया था। बस 10,000 रुपए ही देने बाकी थे। पर साहूकार की नीयत तो जमीन और फसल पर आ चुकी थी। वो सीधा रघुनाथ के घर पहुंचा और ब्याज लगाकर उससे अपने पैसे मांगने लगा। पर सेठ जी, मेरी फसल कटने में अभी 15 दिन का समय है और आप 10,000 रुपए के 25,000 रुपए बना रहे हो। इतना ब्याज तो बनता ही नहीं है सेठ जी। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो आज से ये जमीन मेरी हुई। ऐसा ना करो सेठ जी, गरीब पर रहम करो सेठ जी। अरे भगवान दास, नाम में भगवान जोड़ा है तो भगवान से डर। इतना लालच ठीक नहीं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे बेईमान ठीक हो जाते हैं। अरे हाँ हाँ, देखा जाएगा किसको लाठी पड़ेगी। सुन रघुनाथ, आज से जमीन पर देख मत जाइयो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। मेरी जमीन, मेरी फसल, सब कुछ हाथ से चला गया। अब क्या होगा। हिम्मत मत हारो। साहूकार ने जमीन ली है। हमारा हुनर तो नहीं छीना। हम खेती करेंगे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो सावित्री। तुम्हारे सामने साहूकार हमारी जमीन छीन ले गए और हम देखते रह गए। अब ऊपर से तुम कह रही हो कि हम खेती करेंगे। अरे कहाँ करेंगे हम खेती, हमारे पास जगह है ही कहाँ। हम प्लास्टिक डिब्बे में सब्जी पालन करेंगे। तुम ये क्या कह रही हो सावित्री, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लास्टिक के डिब्बे में सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। सावित्री बहू, सब्जियां उगाने के लिए खेत होते हैं, जमीनें होती हैं। भला एक छोटे से डिब्बे में सब्जी कैसे उगाई जा सकती है। माँ जी, एक बार शादी से पहले मैं अपनी सहेली से मिलने शहर गई थी। उसने अपने घर की छत पर एक बाग बना रखा है जहाँ पर वो डिब्बों में सब्जियां और फल उगाती है और घर की उगी हुई सब्जियों का ही इस्तेमाल करती है। हमें कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही होगा। क्यों ना यही करके देख लिया जाए। सावित्री, कहना आसान है, क्या हम ये कर पाएंगे। अरे आप तो वैसे भी सब्जियां उगाने में माहिर हो। मुझे पता है आप अच्छी खेती कर लोगे। बस हमें प्लास्टिक के डिब्बे चाहिए जिनमें हम सब्जियों के बीज डाल सके। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टमाटर और बैंगन की खेती करते हैं। अगर वो अच्छी हुई तो हम और भी सब्जियां उगा लेंगे। और आपको पता है इसका एक फायदा और होगा, हम एक साथ बहुत सारी फसल उगा सकते हैं। टमाटर, बैंगन, खीरा, मूली, आलू, प्याज, धनिया, पुदीना और भी कई तरह की सब्जियां। फिर तो हमारी बिक्री भी और ज्यादा होगी बहू। हाँ माँ जी, प्लास्टिक के डिब्बों में सब्जी उगाने का यही तो फायदा है। सुनिए, हम बाजार से कुछ प्लास्टिक के डिब्बे खरीद लाते हैं। ठीक है सावित्री, चलो तुम्हारे कहने पर यह भी करके देख लेते हैं। सावित्री बहुत सूझबूझ के साथ रघुनाथ के साथ मिलकर डिब्बों में सब्जियां लगाती है। कुछ ही दिनों में सावित्री और रघुनाथ की मेहनत रंग ले आती है। घर के बाहर खाली जगह में सावित्री ने प्लास्टिक के डिब्बों में टमाटर और बैंगन उगाए थे और दोनों उनकी बहुत देखभाल करते थे। धीरे धीरे टमाटर और बैंगन के पौधे उगने लगे और कुछ ही समय बाद उन पर बहुत ही ताजी और बढ़िया टमाटर और बैंगन उगाए। इतनी अच्छी फसल के बारे में तो रघुनाथ ने कभी सोचा ही नहीं था। रघुनाथ और उसकी माँ बहुत खुश थे। सावित्री, तुमने तो कमाल कर दिया। इन डिब्बों में कितनी बढ़िया टमाटर और बैंगन उगाए हैं। मैंने आपको कहा था ना, हमारी मेहनत रंग लाएगी।
अब हम इसी तरह से और भी सब्जियां प्लास्टिक के डिब्बों में लगा सकते हैं और सब्जी पालन कर सकते हैं। अब तो सावित्री और रघुनाथ का सब्जी पालन का काम खूब चल पड़ा। उनकी अच्छी बिक्री होनी शुरू हो गई। साहूकार को जब इस बात का पता चला तो वो भी हैरान रह गया। रघुनाथ बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा था, पर ये क्या, साहूकार के खेत की सारी सब्जियों को कीड़ा लग गया और वो खराब हो गई। जो जमीन साहूकार ने रघुनाथ से छीनी थी वो सूख कर बंजर हो गई। तब उसे रघुनाथ की माँ की बात याद आई। रघुनाथ की माँ ने सच ही कहा था, हे ईश्वर, तेरी लाठी में आवाज नहीं होती। उधर रघुनाथ और सावित्री पूरी मेहनत से सब्जी पालन का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने जैसे और भी जरूरतमंद किसानों को अपने पास काम दे दिया, जिससे वे किसान जिनके पास अपनी जमीन और खेत नहीं थे वो सब रघुनाथ और सावित्री के साथ मिलकर काम करने लगे। अब गांव में कोई भी घर भूखा नहीं था और कोई भी साहूकार के कर्ज का मोहताज नहीं था। भानु की पत्नी उमा के पेट में कोई भी राज की बात नहीं टिकती थी। इसी बात को लेकर भानु परेशान रहता था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर उमा से ये बात कैसे छुपाऊंगा? अरे तुम आ गए, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ जरा। सोने का हार, ये तुम्हें कहां से मिला? अरे इसने मेरे हाथ में हार देख ही लिया, अब तो इसे सच बताना ही पड़ेगा। वो भाग्यवान आज जंगल से लकड़ियां काटते समय जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये हार सड़क पर मिला। अब इसे संभाल कर रख लो और ये बात किसी को मत बताना। अरे तुम कैसी बातें करते हो, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं जो ये बात मैं किसी और को बताऊंगी। पर उमा कहाँ मानने वाली थी। उसे तो हर बात जब तक उगल न दे तब तक चैन कहाँ। उमा ये बात पड़ोस की शांता को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पति को जंगल के रास्ते में सड़क पर सोने का हार पड़ा हुआ मिला? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कभी कोई बात झूठ बोलती हूँ? ये देखो कितना सुंदर सोने का हार है। हाँ ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अब अच्छा मुझे ना थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। शांता का पति हरिया मुखिया जी का खास था। यूं कह लो गांव के हर घर की खबर हरिया मुखिया जी को बताता था और मुखिया के सामने उसने अपना रुतबा बना रखा था। शांता अपने पति हरिया को उमा की बात बताती है और हरिया सीधे मुखिया के कानों तक वो बात पहुंचा देता है। मुखिया जी, ये तो सरासर अन्याय है। भानु को सोने का हार मिला, पर वो आपको इसलिए बताने नहीं आया कि कहीं आप उस हार को उससे छीन न लें। पर कायदे से गांव के पास वाले जंगल की सड़क आपके हिस्से में आती है, इसलिए वो सोने का हार आपका है। तू ठीक कह रहा है हरिया, जरा मेरे साथ भानु के घर तो चल। हरिया मुखिया के कान अच्छे से भर चुका था। मुखिया हरिया के साथ भानु के घर पहुंचता है। क्यों रे भानु, मैंने सुना कल तुझे जंगल से आते हुए रास्ते में सोने का हार पड़ा मिला था। तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई रे? वो मुखिया जी, वो मैं कर दिया ना सत्यानाश। ये बात जरूर उमा ने शांता को बताई होगी। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? हरिया वो सोने का हार लेकर आ। अरे अरे ये सोने का हार मेरा है, कहाँ ले जा रहे हो? ये हार मुखिया जी का है, समझे? आज के बाद तुम दोनों ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हरिया। मैंने कहा था ना तुमसे, ये बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में कोई बात रुकती कहाँ है। गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मेरा सोने का हार मुखिया जी ले गए। पर उमा कहाँ सुधरने वाली थी। ऐसे ही एक दिन जब भानु जंगल में दोबारा लकड़ियां काटने गया। अरे लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। आज तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अरे ये पेड़ के ऊपर पोटली कैसी? ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चोर ने इस जंगल में पोटली छुपा कर रख दी हो और बाद में इसे ले जा नहीं सका। पर अब तो ये पोटली मेरी है, मैं इस पोटली को अपने साथ ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर इस पोटली को घर ले गया तो उमा ये खबर पूरे गांव में फैला देगी। मेरे पास एक तरकीब है। भानु घर जाता है और उमा से कहता है, उमा तुम्हें पता है, आज मैंने जंगल में एक चमत्कार देखा। एक पेड़ गोभी के पराठे उगल रहा था। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी। तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर इतनी रात को जाएंगे? तो और क्या, अभी चलते। कहीं सुबह तक पेड़ से गोभी के पराठे गायब हो गए तो? हाँ हाँ चलो। वैसे हमने सुबह ही गोभी के पराठे खाए थे, पर अब पेड़ से उगले खा लेंगे। रात की रोटी की छुट्टी। सही कहा भाग्यवान, बस वो पेड़ सामने ही है। वो देखो सामने पेड़ गोभी के पराठों से भरा हुआ है। सचमुच तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये पेड़ तो गोभी के पराठे उगल रहा है। ये सचमुच जादू है। उमा ये तो कोई चमत्कारी पेड़ है। ये देखो इस पेड़ के ऊपर सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली भी रखी है। हाँ सच्ची, ये तो कोई जादुई पेड़ है। उमा अब हम अमीर हो गए। तुम सुंदर सुंदर गहने पहनना, अब हमारे पास भी खूब पैसा होगा। पर तुम ये बात किसी से मत कहना।
लेकिन उमा तो फिर अपनी आदत से मजबूर थी। उसने फिर से ये बात शांता को बता दी। शांता ने हरिया से कहा और हरिया फिर से मुखिया के पास पहुंच गया। इस बार मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हरिया, जाकर लकड़हारे भानु और उसकी पत्नी उमा को मेरी हवेली पर लेकर आओ। चलो, तुम दोनों को मुखिया जी ने अभी हवेली पर बुलाया है। लगता है उमा ने फिर से शांता को सारी बात बता दी है। भानु, क्या ये बात सच है कि तुझे जंगल से सोने के सिक्कों की पोटली मिली है? कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, मुझे तो जंगल से कोई सोने के सिक्कों की पोटली नहीं मिली। आपसे किसने कहा? क्यों, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी शांता से कहा था कि कल रात तुम्हें जंगल से एक सोने के सिक्कों की पोटली मिली है। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास, या तुम दोनों को सूली पर चढ़वा दूं? मुखिया जी, शायद आप नहीं जानते, उमा को नींद में सपने देखने की बहुत बुरी आदत है। आप इससे खुद ही पूछ लीजिए, कल रात इसने क्या जादू देखा था। उमा, बताओ, कल रात तुमने क्या देखा था? हाँ, वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। उमा, ये तुम क्या बकवास बातें बोल रही हो? ऐसा भला हो सकता है? मुखिया जी, अब ये कहेगी कि इसने पेड़ के ऊपर सोने के सिक्के भी देखे थे। हाँ, वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। भानु, उमा को इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। मेरे हाथों से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। और हरिया, तू भी अपनी पत्नी को समझा दे, पहले बात को पूरी सुना करे, उसके बाद ही बताया करे। कुछ भी बोल देती है, मेरा समय खराब कर दिया। भानु और उमा घर आ जाते हैं। उमा अभी भी यही सोच रही थी कि कहीं उसने सच में सपना ही तो नहीं देखा था, और भानु मन ही मन अपनी समझदारी पर मुस्कुरा रहा था। Thanks for watching.